रिश्तों की डोर हिंदी नोवेल पार्ट 14। गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर इस चैनल पे मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है जो अभी चल रही है और इसका 13 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ और आज इसका 14 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। दोस्तों, 4 हिंदी नॉवेल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। पहला जो है सो उधार का सुख, दूसरा मीठी, तीसरा डैड मेरी शादी करा दो और चौथा सपने पूर्व जन्म के। ये मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है। अब कुछ एपिसोड इसके और बनेंगे, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं दूसरा रखूंगी। रिश्तों की डोर पार्ट 14 में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जिस अस्पताल में डॉक्टर सुरभि काम कर रही थी वो एक बिजनेसमैन था। उसकी शैलेश से दुश्मनी चल रही थी। घर में और सारे नाते रिश्तेदार घर में सभी और सारे नाते रिश्तेदार सुरभि को बार बार बोल रहे थे कि नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, पर सुरभि जीत पे अड़ी थी। दुश्मन की नौकरी किए जा रही थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। अपोलो हॉस्पिटल का मालिक धोखे से शैलेश की 2 कंपनियों को हथिया लिया था और एक पार्टी में धोखे से बुला करके उसे बेइज्जत कर दिया था, जिससे काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई। सुरभि और शैलेश के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई और सुरभि घर छोड़ के चली गई। किसी ने भी जाती हुई सुरभि को नहीं रोका। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। रिश्तों की डोर के पार्ट 14 में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। रात के 12 बजे कौन आ गया? दीनानाथ ने जैसे किवाड़ खोला तो दंग रह गया। सुरभि उससे चिपक करके बुरी तरह से रो पड़ी। पापा, सारा किस्सा उसने रो रो के सुना दिया। दीनानाथ चुप रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि दोष किसे दे, अपनी परवरिश को, परिस्थिति को, बेटी को या खुद अपने आप को। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। जहाँ तक सिद्धांत का सवाल था तो ये सच था कि सुरभि ने जब पढ़ा है तो उसे काम करने का पूरा हक है, पर जहाँ तक अपोलो में नौकरी करने का सवाल था तो वो उसे नहीं करना चाहिए था, पर उसने भी तो उसे कभी नहीं रोका था। तभी तो बात इतनी बढ़ गई थी। कहीं न कहीं वो भी आज इस बात का जिम्मेदार था, पर आज कुछ भी करने में वो असमर्थ था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। सुरभि अपने कमरे में जा करके रो धो के सो चुकी थी। इधर दीनानाथ के आंखों से नींद गायब थी। काफी देर चहलकदमी करने के बाद वो भी सो गया था। सवेरे आंखें खुली तो दंग था। सुरभि घर में कहीं नहीं थी। नीलम भी अभी तक सोई हुई थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। कहाँ गई होगी? सुरभि को वो मन ही मन बेचैन था कि कहाँ गई होगी सुरभि। पर नीलम के उठने पर भी उसे कुछ नहीं बताया था उसने। फिर तैयार होकर के बैंक चला गया था दीनानाथ, ये सोचकर कि शायद सुरभि शाम तक वापस आ जाएगी। सुरभि के हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उसे तलाक की धमकी मिल गई थी। उसने भी नोटिस का जवाब नोटिस में ही दे दिया था। उसने होटल में एक कमरा ले लिया था। 1 महीने के भागदौड़ के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। शैलेश और सुरभि का तलाक हो गया था। लड़की छोटी होने के कारण और लड़की होने के कारण पिंकू को उसके हवाले कर दिया गया था। यूं की सुरभि डॉक्टर थी तथा उसकी परवरिश करने में समर्थ थी, इसलिए, वरना उसे पिंकू से भी हाथ धोना पड़ता। सोमू उसके घर का वारिस था, शैलेश का बेटा था, इसलिए उसे कोर्ट ने शैलेश के हवाले कर दिया था। इस तलाक की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। नीलम देवी और भी बीमार पड़ गई थी। यह खबर दोनों के रिश्तेदारों में आग की तरह फैल रही थी। सभी दोस्त रिश्तेदार कटाक्ष कर रहे थे, हंस रहे थे। कोई कहता और पैर फैलाओ, बड़ा अमीर बनने चले थे, बेटी को बेटा बनाने चले थे। सभी सुरभि को ही दोष दे रहे थे। इधर शब्बीर कुमार के रिश्तेदार भी चुप नहीं बैठे थे। सभी उसे उसकी गलती गिना रहे थे। और करो झोपड़ी में शादी, ये लोग तो होते ही ऐसे, सुख इन्हें राशि नहीं आता। महारानी नहीं नौकरानी बने रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अच्छा हुआ दुश्मन की सहेली दुश्मन के साथ चली गई। तू भूल जा उसे, अब देखना तरक्की ही तरक्की होगी। कोई कहता मेरी बेटी अगर इस घर में आई होती तो आज ऐसा ना होता। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। सुरभि भी तंग आकर के नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और अपनी बेटी को लेकर के एक अनजाने सफर की ओर
रवाना हो गई थी। वहीं ट्रेन में उसकी मुलाकात कौशल्या देवी से हुई थी, जो उसकी अपनी मौसी थी, उसकी माँ की बड़ी बहन। उसकी कहानी भी दुख भरी थी। बांझ होने के कारण पति ने छोड़ दिया था। मायके में भाई नहीं था, 2 बहनें ही थी। सो उसकी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की सेवा और कामकाज में ही बीत गई थी। सुरभि की माँ ने भी उस पर रहम करके अपने हिस्से के 2 बीघे जमीन उसे ही लिख दिए थे। 4 बीघे की उपज उसके लिए काफी थे। उसकी जिंदगी अच्छी तरह कट रही थी। माँ बाप के मौत के बाद वो अकेली रह गई थी। सो हर साल कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा करने वो निकल जाती। इस बार वो पूरी जा रही थी। पूरी जाने को निकली ही थी कि सुरभि से ट्रेन में उसकी मुलाकात हो गई थी। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर उसने पूरी जाने का ख्वाब छोड़ दिया था और सुरभि के साथ हो ली थी। सुरभि लखनऊ आ गई थी मौसी को लेकर। यहीं एक घर किराए पर ले लिया था। फिर एक हॉस्पिटल में उसने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मौसी के होने के कारण अब उसे पिंकू की देखभाल की भी चिंता नहीं रही थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा था। सुरभि की तरक्की के साथ साथ उसका तबादला भी होता रहा था। एक बार किसी काम के सिलसिले में सुरभि को नैनीताल जाना पड़ा था। वो लाख चाहने पर भी खुद को नहीं रोक पाई थी। घर पे जाने के बाद पता चला कि माँ तो मर चुकी है, बाप भी अब रिटायर हो चुका है, अकेले थे पापा, मजबूर थे, लाचार थे। उनकी देखरेख को कोई भी नहीं था। सुरभि सिसक उठी थी। सबों का जिम्मेदार मैं हूँ पापा। नहीं बेटा, सब प्रभु का लिखा होता है। शैलेश कई बार आया, तुम्हारी काफी खोजबीन भी कराई, पर मुझे भी तो नहीं मालूम था कि तुम कहाँ चली गई हो। कुछ नहीं जानता था तुम्हारे बारे में, इसलिए उसे कुछ भी नहीं बता पाया। बेचारों का तो पूरा बिजनेस ही चौपट हो गया था। बचा खुचा कारोबार और संपत्ति बेच के पता नहीं कहाँ चला गया। सुरभि कुछ नहीं बोली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसे दोष दे, खुद को, तकदीर को, शैलेश को या शैलेश के घर वालों को। खैर, जो होना था वो हो चुका था। सुरभि अपने पापा के साथ वापस भरतपुर आ गई थी। दीनानाथ 5 साल की नतनी पिंकू को देख करके सारी दुख तकलीफें भूल चुका था। समय धीरे धीरे बीतने लगा था। दीनानाथ के पेंशन भी अब यहीं इसी बैंक में आने लगे थे। सुरभि भी अच्छा कमाने लगी थी। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और पिछले 8 साल से ये लोग मुंबई आ गए थे। सुरभि ने बीच क्रैंडी में ज्वाइन कर लिया था। शैलेश अपना सब कुछ बेच करके मुंबई आ गया था। यहीं एक हवेली खरीद ली थी और बचे खुचे पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, जो उसकी दिन रात की मेहनत और लगन के कारण आज दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ काफी फैल गया था। वो पिछले 18 साल से यहीं रह रहा था। इस बीच उसने काफी अच्छे और काफी बुरे दिन भी देखे थे। कई तूफानों का सामना भी उसे करना पड़ा था। शैलेश के माता पिता उसे दूसरी शादी कर लो कहते हुए दुनिया से चल बसे थे। पिछले 8 सालों से वो और उसका बेटा सोमेश, यही उसका परिवार रह गया था। उसे हमेशा सुरभि और पिंकू का ध्यान आता, पर वो मजबूर था, कर भी क्या सकता था। और अब जब सुरभि मिली भी तो इस तरह से। शैलेश अपने ही अतीत में खोया था कि डैड सुनकर के चौंक पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज रिश्तों की डोर का 14 एपिसोड मैं यहीं पे रखती हूँ। आगे का एपिसोड फिर मैं लेके आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। अब कहानी जो है सो वर्तमान में लौट चुकी है। दोनों अपने अपने अतीत के बारे में सोच रहे थे और कहानी जो है सो फ्लैशबैक चल रही थी। कुछ एपिसोड इसके फ्लैशबैक हुए और अब शैलेश जो है सो अतीत में लौट चुका है। उसकी सारी कहानियां मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है कि कैसे डॉक्टर सुरभि और शैलेश की फर्स्ट मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ और फिर कैसे तलाक हो गया और फिर कैसे दोनों यहाँ आए। तो यहाँ तक का सफर मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है। अब वर्तमान की कहानी चलेगी। तो वर्तमान में दोस्तों शैलेश अभी मुंबई में है और अतीत में खोया हुआ था। सारी फ्लैशबैक कहानी चल रही थी और सोमेश विलायत से वापस आ गया है, कनाडा से वापस आ गया है और वही पुकारता है डैड। तो शैलेश का ध्यान भंग होता है। तो ये वर्तमान में लौट आता है अतीत से। तो वर्तमान में शैलेश जो है सो मुंबई में है और डॉक्टर सुरभि अपनी मौसी कौशल्या देवी और बेटी प्रतिमा को लेकर शिमला शिफ्ट कर गई है। सोमेश को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सोमेश अब इंडिया आ गया है। तो अब आगे की कहानी में देखिए क्या मोड़ आता है।
सोमेश के साथ क्या होता है, क्या सोमेश प्रतिमा का पता लगा पाएगा, क्या सोमेश फिर से प्रतिमा से मिल पाएगा, क्या सोमेश और प्रतिमा को पता चल पाएगा कि दोनों भाई बहन हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए रिश्तों की डोर। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर मेरे चैनल पे विजिट किए हैं आप तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4 साल होने को है, मैं गुहार लगा लगा के थक गई हूँ। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अब मैं जो है सो अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।